Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Tawseef Khan, your chemistry teacher. We are learning unit number 2, that is about structure of atoms. Our today's topic is Bohr's atomic model. बेटा जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था वो था रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल जो हमने पढ़ा, हमने उसके एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट्स और बाद में हमने देखा कि उसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स भी थे। तो हमने बोहर को पढ़ने से पहले ये जानना है कि उसके डिफेक्ट्स एक दफ़ा से हम क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, ताकि हमें क्लियरली बोहर के एटॉमिक मॉडल के बारे में आइडिया हो जाए। तो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसके दो डिफेक्ट्स थे। सबसे पहला डिफेक्ट जो था वो ये था कि इसकी बुनियाद जो है वो क्लासिकल थ्योरी के ऊपर रखी हुई। तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन ये कहती है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है, कंटिन्यूसली मूव करता है, तो वो एनर्जी खारिज करेगा, कंटिन्यूसली एनर्जी खारिज करेगा। रदरफोर्ड ने अपने रिजल्ट्स के अंदर ये मेंशन किया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो अराउंड द न्यूक्लियस जब वो कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है तो इसका मतलब है कि उसे कंटिन्यूसली एनर्जी खारिज करनी चाहिए। जब वो कंटिन्यूसली एनर्जी खारिज करेगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो घूमते हुए क्या करेगा, अपनी एनर्जी खत्म होने की वजह से न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना ये शो करता है कि एटम कोलैप्स कर गया है, एटम तबाह हो गया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, तमाम एटम्स स्टेबल होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये था जो उसके डिफेक्ट्स में शामिल किया जाता है। सेकंड पॉइंट ये था कि अगर रदरफोर्ड के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी कंटिन्यूसली खारिज कर रहा है, कंटिन्यूसली खारिज कर रहा है एनर्जी, तो उसको जो स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए, लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया गया। तो अब हम देखेंगे कि जो बोहर था, जो कि रदरफोर्ड का कुलीग था, इसने 1912 में रदरफोर्ड को ज्वाइन किया था। बोहर ने रदरफोर्ड को 1912 में ज्वाइन किया था अपनी पीएचडी डिग्री के बाद पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च के लिए, मतलब किसी भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करने के लिए ये दोनों इकट्ठे हुए थे और इन्होंने इकट्ठे काम किया था। 1912 में रदरफोर्ड ने अपना मॉडल पेश किया और 1913 में फिर रदरफोर्ड के डिफेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए उसने 1913 में अपना जो एटॉमिक मॉडल था वो पेश किया। आइए बेटा देखते हैं क्या है। अच्छा, यहाँ तक हम कर चुके हैं कि डिफेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए क्या किया गया कि बोहर ने अपना 1913 में एटॉमिक मॉडल पेश किया। बोहर ने इसकी बुनियाद क्या रखी, जो मॉडल था उसकी बुनियाद क्या रखी। हम जानते हैं कि रदरफोर्ड ने बुनियाद रखी थी क्लासिकल थ्योरी, ठीक है, लेकिन जो बोहर था उसने जो बुनियाद रखी वो थी क्वांटम थ्योरी, मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक जो है इनको 1918 में इस थ्योरी की वजह से फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया था और ये जर्मन फिजिक्स से। उसके बाद बेटा देखिएगा बोहर्स एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के दरमियान में बेसिकली डिफरेंस कहाँ पे है। हमने ये जो डिस्कस किया है ना क्वांटम थ्योरी, डिफरेंस यहीं पे छुपा हुआ है। उसने यूज किया था क्लासिकल थ्योरी को, इसने यूज किया क्वांटम थ्योरी को। क्वांटम बेसिकली बेटा वर्ड है, इसका मतलब है फिक्स्ड एनर्जी। क्या मतलब है? फिक्स्ड एनर्जी। ये क्वांटम वर्ड सिंगुलर है और क्वांटा जो है उसका प्लूरल है। अच्छा बेटा, तो बोहर एटॉमिक मॉडल और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में बेसिकली डिफरेंस क्या था? इसने कहा कि रदरफोर्ड ने ये कहा कि एटम जो वो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस और ये कंटिन्यूसली एनर्जी खारिज करते हैं। जबकि बोहर का जो मॉडल है इसमें उसने वर्ड यूज किया ऑर्बिटल और इसे स्पेसिफाई किया क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब है कि जो भी ऑर्बिट है उसकी अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी है, जो भी ऑर्बिट है उसकी अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है।
हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक मिला, फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये हाइड्रोजन को हम क्या देते हैं न्यूक्लियस है और ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस ऑर्बिट के अंदर पहला जो ऑर्बिट है वो के कहलाता है। तो इस ऑर्बिट के अंदर जब तक वो मौजूद रहेगा, इस ऑर्बिट के अंदर जब तक वो मौजूद रहेगा, वो अपनी एनर्जी खारिज या जज़ब नहीं करेगा, वो किसी किस्म की भी एनर्जी खारिज या जज़ब नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हर ऑर्बिट की कहा उसने कि एनर्जी फिक्स्ड है, जब तक वो उस ऑर्बिट में रहता है उसकी एनर्जी में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया क्वांटाइज्ड। क्या कहा गया? क्वांटाइज्ड। और इस एनर्जी लेवल, बेसिकली ऑर्बिट्स एनर्जी लेवल्स हैं, तो इसको क्या कहा गया? क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल का क्या मतलब है? फिक्स्ड एनर्जी लेवल या क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल मतलब कि हर एनर्जी लेवल की, हर ऑर्बिट की अपनी एक खास एनर्जी है, जब तक कोई इलेक्ट्रॉन उसमें मौजूद रहता है उससे एनर्जी खारिज करने की या जज़ब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। तो यही बेसिकली पॉइंट था जो हमें क्या करता है, उसके डिफेक्ट से आगे लेके आता है, मतलब कि इस मॉडल की अहमियत को समझाता है कि वहाँ पे हमने पढ़ा कि एटम जो है वो उस तरह से क्या कर देगा, कोलैप्स कर देगा, लेकिन इसने ओवर ने उस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था एटम कोलैप्स नहीं करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंटीन्यूअसली एनर्जी खारिज नहीं करता है जब तक वो एक खास एनर्जी लेवल में मौजूद रहता है। अब बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिट था क्या इसका? बोहर और रदरफोर्ड का आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, उसमें एनर्जी लेवल्स को डिस्कस नहीं किया गया था और यही उसका ड्रॉबैक था। तो इसमें इसने एनर्जी लेवल्स को डिस्कस किया कि हर जो शेल है उसकी अपनी खास एनर्जी है जिसकी वजह से वो कभी भी अपने मिदार को, जब तक वो अपने मिदार में रहता है तो वो किसी किस्म की एनर्जी खारिज या जज़ब नहीं करता है। तो अब इसका कॉन्सेप्ट था क्या? तो एनर्जी खारिज या जज़ब होती कब है? अब देखिएगा, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे मौजूद है, फर्स्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जंप करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जंप करता है, कहां से? लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ। लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जब वो जंप करता है तो एनर्जी गेन करता है। तो एनर्जी क्या करता है? गेन करता है, लिख देते हैं प्लस डेल्टा ई, मतलब कि एनर्जी उसने एक तरह से गेन की। और जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ, मतलब तीसरे ऑर्बिट से दूसरे पे या दूसरे से पहले पे आता है तो एनर्जी खारिज करता है। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो मिदार है उनका अपना एक खास लेवल है। इस तरह से कि न्यूक्लियस के जो बाद पहला मिदार है वो फर्स्ट एनर्जी लेवल है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। जैसे जैसे ये एनर्जी लेवल्स न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे इनकी जो एनर्जी है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि अगर उसको किसी इलेक्ट्रॉन को वहाँ तक पहुँचना है, अगले लेवल में जाना है तो वहाँ पे उसको ज़्यादा एनर्जी गेन करनी होगी। अच्छा बेटा, तो ये था बोहर एटॉमिक मॉडल का बेसिक कॉन्सेप्ट। आइए डिस्कस करते हैं पोस्टुलेट्स को। पोस्टुलेट में क्या है कि हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी न्यूक्लियस, ठीक है, एक छोटा सा न्यूक्लियस है इसका, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं जिसका रेडियस r है। इसके कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये चीज जो है यहाँ से लेके इसके सेंटर से लेके जो फासला है वो क्या है, r है। मतलब वो एक खास, मतलब फासला खास है, ये नहीं कि किसी भी आप फासले पे लेना है कहीं कभी वो आगे जा रहा है कभी कुछ, ऐसा नहीं है। एक फिक्स उसका रेडियस है, उसके गिर्द वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता है। अच्छा बेटा, सेकंड पॉइंट है कि हर ऑर्बिट जो है, हर ऑर्बिट जो है उसकी अपनी फिक्स्ड एनर्जी है और उसे हम कहते हैं क्वांटाइज्ड, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। अच्छा थर्ड पॉइंट क्या है कि जब तक इलेक्ट्रॉन रहता है कहाँ, पर्टिकुलर ऑर्बिट में, फॉर एग्जांपल जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का वो पहले शेल में रहता है, तो जब तक पहले शेल में रहता है ये ना तो एनर्जी इमिट करेगा ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, डज नॉट एब्जॉर्ब और रेडिएट एनर्जी। जब तक कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने खास एनर्जी लेवल में रहता है उसे इलेक्ट्रॉन जज़ब करने की या एनर्जी जज़ब करने की या एनर्जी खारिज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब, इमिट कर सकते हैं या एब्जॉर्ब कर सकते हैं ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर।
जब इलेक्ट्रॉन जो है पहले ऑर्बिट से मूव कर जाएगा हाइड्रोजन का, तो क्या करेगा कि अगर ये यहाँ से चले जाता है, पहले से चले जाता है दूसरे ऑर्बिट में, तो इसे एनर्जी गेन करना होगी। क्या करना होगी? एनर्जी गेन करना होगी। इसको एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। क्लियर बेटा? थर्ड पॉइंट क्या है कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक खास पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है, किसी किस्म की एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट नहीं करता है, लेकिन जब जंप करेगा तब एब्जॉर्ब या इमिट करेगा। अब हम देखते हैं कि एनर्जी इमिट कब करेगा और एनर्जी एब्जॉर्ब कब करेगा। When an electron jumps from lower orbit to higher, lower orbit से higher की तरफ जाए तो it absorbs energy। जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट की तरफ जाएगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और दूसरा इसके उल्ट होगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ आता है तो तब एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक है, जो एनर्जी रिलीज होगी वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो मैक्स प्लैंक की जो इक्वेशन है वो हमें इसमें हेल्प करती है कि del E is equal to E2 minus E1, मतलब कि जो एनर्जी पहले थी और जो एनर्जी बाद में वाली E2 और पहले वाली E1, तो E2 minus E1 किसके इक्वल होगी? hv के। किसके इक्वल होगी? hv के। और h यहाँ पे शो करता है प्लैंक्स कांस्टेंट को, और इसकी वैल्यू है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज़ पावर -34 जूल सेकंड। इसका यूनिट है जूल सेकंड। और जो v है वो शो करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। v किसको शो करता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। उसके बाद देखिएगा बेटा फिफ्थ पॉइंट है। तो अगर आपसे कहा जाता है कि आप फाइंड करें क्या कि कितनी एनर्जी लूज या गेन हुई है, तो आपको क्या करना है? hv की वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास आ जाएगी चेंज इन एनर्जी। क्लियर? अच्छा बेटा फिफ्थ पॉइंट है इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम के बारे में आई थिंक आपको कांसेप्ट क्लियर है। कुछ दिन पहले ही आपने मोमेंटम के बारे में पढ़ा है। मोमेंटम बेसिकली क्या पढ़ा आपने? फिजिक्स में जो मोमेंटम पढ़ा है वो एक बॉडी जो है वो स्ट्रेट मूव कर रही है, तो उस बॉडी का जो वजन है, मास है, और जो उसकी वेलोसिटी है, इस दोनों के हासिल करने को आप क्या कह रहे हो? मोमेंटम कह रहे हो। क्या कह रहे हो? मोमेंटम। तो अगर कोई जिस्म मूव कर रहा है किसमें? सर्कल में। इसमें मूव कर रहा है सर्कल में, तो सिर्फ डिफरेंस इतना है उसका रेडियस भी होता है। तो mvr क्या है? एंगुलर मोमेंटम। mvr क्या है? एंगुलर मोमेंटम। तो कह रहा है बोहर क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक खास एंगुलर मोमेंटम वाले ऑर्बिट में मूव करता है। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट्स ऑफ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम रखने वाले ऑर्बिट्स के अंदर मूव करता है। इसका मतलब ये ले सकते हैं आप कि ना तो उसका मास चेंज हो रहा है, ना ही उसकी वेलोसिटी, और ना ही उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस, मतलब कि मतलब तीनों चीजें क्या हैं? फिक्स्ड हैं। मास सेम होने का मतलब है उसकी एनर्जी लूज नहीं हुई, और उसके बाद वेलोसिटी का मतलब भी उसी सेंस में है कि उसने कोई एनर्जी गेन या लूज नहीं की, ना वो स्लो हुआ है ना ही उसकी स्पीड तेज हुई है। थर्ड आपके पास रेडियस है और उसका न्यूक्लियस से फासला भी चेंज नहीं हुआ है। तो इस तरह के जो ऑर्बिट्स हैं इसके अंदर ये मूव करते हैं, और इसका फार्मूला है mvr, एंगुलर मोमेंटम को शो करता है, और ये इक्वल है n/2π। h शो करता है अब होता है मैक्स प्लैंक कांस्टेंट को, और n शो करता है यहाँ पे क्वांटम नंबर को। क्वांटम नंबर वैरी कर सकते हैं 1 से लेकर सो ऑन, जितने भी नंबर्स हैं वहाँ तक। ओके बेटा, तो आज आई होप सो कि आपको समझ आई होगी बोहर्स एटॉमिक मॉडल की। बोहर को 1922 में 1922 में इस मॉडल के ऊपर काम करने की वजह से, इस मॉडल को पेश करने की वजह से नोबेल प्राइज दिया गया था। ओके बेटा, ये था हमारा आज तक का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे कनेक्टेड।